Hello students, in today's video we will revise the journal entries of the chapter Accounting for Share Capital. सबसे पहले जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए वो केसेस, वो सर्कमस्टांस जिसमें शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी जर्नल पब्लिक को. See, if I talk about either the company can issue its share to the public at large along with application money, it is receiving all the amount. That means we can call it as amount received in lump sum. यानी जब शेयर होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी वो पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं. Next case is in installments at different stages. That means company is calling amount from the people, public at large, partly on application, partly on allotment, and balance in one or more calls. See, if I talk about shares, share can either be issued at par or they can be issued at premium. Now here you might be having question in mind that whether the shares can be issued at discount. In journal, if I talk about, shares cannot be issued at discount, but yes, under certain circumstances, like when the shares are being forfeited, they can be reissued at discount, or when the shares are issued as sweat equity shares, in that case also we can issue shares at discount. But otherwise अगर हम जनरल बात करें तो शेयर्स या तो पार पर इशू होंगे या प्रीमियम पर. अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा ये पार और प्रीमियम क्या होता है. देखो, यूजुअली एक इक्विटी शेयर्स की बात करें, यूजुअली कंपनी इशू भी इक्विटी शेयर्स ही करती है. तो इन जनरल इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू दैट इज ₹10. जब एक कंपनी 10 रुपीज का ही शेयर इशू करती है, दैट मींस व्हेन द कंपनी इशू शेयर्स एट फेस वैल्यू, देन इट इज नोन एज इशूड एट पार. एंड व्हेन द कंपनी इज इशूइंग दिस शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 है एट अ प्राइस अबव दिस 10 रुपीज, let's say ₹2, so this ₹2 is premium, extra amount that the company is getting over the face value of the share. So there are two cases, one is issue of shares at par, another is issue of share at premium. अब जब हम केसेस करेंगे यहाँ पर जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे. So we will discuss first issue of shares where the amount is being received in lump sum in case of par, then at premium, then when it is for different stages again at par and premium. तो अगर हमें बेसिक जनरल एंट्री समझ में आ जाती हैं, we can say that we have done 50% of the chapter. इनिशियल बिल्डिंग अगर हम कहें ब्लॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट बेबी स्टेप्स. तो बेबी स्टेप्स यही है कि सबसे पहले हमें बेसिक जनरल एंट्रीज आनी चाहिए. नाउ फर्स्ट केस इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट इज रिसीव्ड इन लंप सम. पूरा पैसा एक साथ आ गया, यानी पूरे 10 रुपीज एक बार में आ गए हैं. इशूड एट पार है, यानी 10 रुपीज में ही हम कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है. तो व्हाट इज द एंट्री? इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. देखो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही लिखा है. रीजन, जब कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है तो शेयर होल्डर लमसम में पैसा दे रहा है एप्लीकेशन के साथ, and at the same time shares will be allotted because he is paying the amount in full. So we will say application और allotment दोनों credit होंगे. Now next entry is to transfer this application and allotment account to share capital account. Share capital account में इस amount को credit करना, because when the company is issuing share, ultimately it is raising the capital of the company. Now this capital is being raised in the form of shares क्योंकि कंपनी शेयर ही इशू करती है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल. अब यहाँ मैं इस टॉपिक को आपकी क्लास 11th की जनरल एंट्री, जो सबसे पहली जनरल एंट्री और सब बच्चों की फेवरेट जनरल एंट्री, उससे कनेक्ट करना चाहूंगी. वह एंट्री क्या है? बिजनेस स्टार्टेड. सो व्हाट एंट्री डू वी पास? ईदर स्टार्टेड विद चेक और बैंक. सो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री बच्चों की फेवरेट है, सबसे पहली एंट्री. ज्यादातर केसेस में बच्चा यही पास करता है जब जनरल एंट्री सीखता है. ये सोल प्रोप्राइटरशिप की एंट्री है. अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट निकालूं टोटल, तो कुछ यही रिफ्लेक्शन हमारे पास 12th में भी आ रहा है इस चैप्टर में. शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इज अ परमानेंट अकाउंट
which is opened by crediting it and closed by debiting it. So this account is closed. Ultimate effect अगर हम देखें तो it is bank account debit to share capital. सोल प्रोप्राइटर में शेयर्स नहीं इश्यू हो सकते, इसलिए यहाँ शेयर नहीं लिखा. कंपनी शेयर्स इश्यू करके ही कैपिटल रेज करती है. तो डिफरेंस सिर्फ क्या आया कि नाउ इन केस ऑफ कंपनी इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. नेट इफेक्ट यही आएगा, चाहे लमसम की एंट्रीज है चाहे या डिफरेंट स्टेजेस है. हमें धीरे धीरे ये जो फेस वैल्यू है शेयर्स की उन्हें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. यहाँ तो एक बार में ट्रांसफर हो गया, सारा अमाउंट एक साथ मिल गया. ये एंट्रीज है व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार. नेक्स्ट केस है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. प्रीमियम में क्या होगा, आपको ये जो फेस वैल्यू है ये तो रिसीव होगी ही, बट यू आर ऑल्सो रिसीविंग एन अमाउंट अदर देन द फेस वैल्यू. So this time when you will debit bank account, you are receiving face value plus amount of premium. So entry will be bank account debit to share application and allotment. Now again this application and allotment account needs to be closed and the balance will be transferred to share capital account. Now what is the difference between these two entries, at par or at premium? We can see here that we have opened a new account known as security premium reserve account. हमने एक नया अकाउंट ओपन करा है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. Yes, now this security premium reserve, many a time when I check paper, I have seen that children are committing mistake. और मिस्टेक क्या कर रहे हैं बच्चे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इस एंट्री के साथ क्रेडिट कर रहे हैं. See, it is a wrong adjustment. It will be transferred to capital account, and the time the amount is being transferred to capital account, at the same time with this transfer entry we have to credit security premium reserve account. तो बेटा अगर आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ दिखा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. Always take care, security premium reserve amount is being showed with transfer entry. अब यहाँ बच्चे के माइंड में आ रहा है ट्रांसफर एंट्री क्या है. देखो ये जो पहली एंट्री है, जब आपके पास पैसे आते हैं, पैसे आने की एंट्री को क्या कहेंगे, रिसीट एंट्री. और जब ये रिसीट वाला अमाउंट जो हमने रिसीव किया है इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्री. अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें ट्रांसफर एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करना है, रिसीट एंट्री के साथ नहीं शो करना. चाहे वो लमसम का केस है चाहे स्टेजेस का केस है, हमेशा ट्रांसफर एंट्री के साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा. अब इन दोनों एंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या है. हियर वी आर हैविंग वन मोर अकाउंट नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर हमारे पास शेयर्स का पैसा जो है आप स्टेजेस में आ रहे हैं. स्टेजेस मतलब कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है, सो इट इज फर्स्ट रिसीविंग एप्लीकेशन मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, देन इट इज रिसीविंग अलॉटमेंट मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, जब शेयर अलॉट करेगी कंपनी. आफ्टर दैट कॉल्स आर बीइंग मेड, सो द कंपनी इज रिसीविंग फर्स्ट कॉल and maybe the company is making another call in the form of second and final call. So these are the different stages in which the company is calling the face value. अभी जो 10 रुपीज है वो लमसम में आने की बजाय कंपनी ने हो सकता है एप्लीकेशन पे 2 रुपीज मंगवाए हो, अलॉटमेंट पे 3, देन फर्स्ट कॉल पे 4 एंड सेकंड कॉल पर 1 रुपीज. व्हाटएवर वे द कंपनी फील्स ओके, कंपनी ने अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर से मंगवाया. नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन का मनी ही अपने शेयर होल्डर से मंगवा रहे हैं. नाउ दिस एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी फेस वैल्यू के अभी 2 रुपीज ही ट्रांसफर हुए हैं, हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. सो नेक्स्ट एंट्री अगेन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया. अभी हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 रुपीज आ गए हैं पर शेयर, राइट. देन अलॉटमेंट, देखो पहली बार तो कंपनी ने, क्योंकि शेयर होल्डर्स अभी शेयर होल्डर्स बने नहीं है कंपनी के, अप्लाई कर रहे थे, तो पहले एप्लीकेशन का मनी मंगवाया, देन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया. अब तो वो शेयर होल्डर बन ही गए हैं,
एप्लीकेशन मनी वो पे कर चुके हैं, शेयर्स अलॉट कर चुके हैं उन्हें. नाउ अलॉटमेंट मनी विल बिकम ड्यू फर्स्ट, इसलिए ट्रांसफर एंट्री पहले होगी एंड देन वी विल रिसीव द अमाउंट. और जब अमाउंट आएगा, जैसे ही हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किया था, अब हम यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. पहली बार, सबसे पहली बार जब भी आप किसी के साथ डील करते हैं, यू बिलीव दैट यू शुड गेट मनी फर्स्ट, रिसीट एंड देन ट्रांसफर. और एक बार आपके अच्छे रिलेशंस हो गए, देन यू विल ट्रांसफर द अमाउंट फर्स्ट एंड यू विल रिसीव इट लेटर. तो कंपनी के केस में भी ऐसा है, तो पहली बार रिसीट एंड ट्रांसफर, देन ट्रांसफर रिसीट, ट्रांसफर रिसीट. यानी इस केस में भी ट्रांसफर रिसीट होगा, इस केस में भी ट्रांसफर रिसीट होगा, इस केस में भी ट्रांसफर रिसीट होगा. अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला कि आई हैव ट्राइड कि मैं पार और प्रीमियम के केसेस आपको एक साथ ही समझाऊं एक स्लाइड में. सी व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ज्यादातर केसेस में कंपनी प्रीमियम का अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ ही मंगवाती है. दैट डजंट मीन कि अलॉटमेंट पर ही मंगवाएगी, ज्यादातर केसेस में आई एम सेइंग कि मंगवाती है. ऑल्दो इफ अ कंपनी वांट्स, इट कैन कॉल मनी ऑफ प्रीमियम एट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब पर भी मंगवा सकती है, या एक साथ अमाउंट अलॉटमेंट पर. मोस्टली केसेस में अलॉटमेंट पर होता है, इसलिए मैंने अलॉटमेंट के साथ यहाँ लिख दिया. सी शेयर की फेस वैल्यू है 10 एंड इट इज इशूड एट अ प्राइस अबव 10, यानी 2 रुपीज का प्रीमियम जो है हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब इस केस में क्या होगा, these two entries will remain same, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. यहाँ तो 2 रुपीज ही आना है ना, तो these two entries will remain same. Now in the next entry that we call as transfer entry for allotment, अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था क्या चेंज आएगा. ट्रांसफर एंट्री के साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिखाएंगे, यानी अब आपको 3 रुपीज अलॉटमेंट के मिले, 2 रुपीज प्रीमियम के मिले, तो टोटल अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितना हो गया, 5. अब जितने अमाउंट से अलॉटमेंट यहाँ डेबिट हुआ है, सेम अमाउंट से ही अलॉटमेंट क्रेडिट होगा. सो व्हाट एंट्री वी विल पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5, क्योंकि हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो 5 रुपए से डेबिट हुआ, 5 से ही क्रेडिट होगा. और ब्रेकअप क्या है, 3 रुपए तो हमारे अलॉटमेंट के ही बनते हैं जो शेयर कैपिटल का पार्ट है. सी दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल and this is the extra amount the company is earning because of its goodwill. देखो सिक्योरिटी प्रीमियम मिली क्यों रहा है, अगर एक कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो शेयर होल्डर ज्यादा पैसे देने को तैयार क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि कंपनी उसको शेयर दे दे, ज्यादा अमाउंट भी दे रहे, क्योंकि कंपनी बहुत ही फेम्ड कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है. सो दिस अमाउंट इज प्रॉफिट फॉर द कंपनी, दैट इज व्हाई द कंपनी हैज क्रेडिटेड इट. इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिए. आई होप दिस एंट्री इज क्लियर. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहां हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा. तो पहले ट्रांसफर एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4 रुपीज आना है हमें पर शेयर. तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे उससे इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब ये अमाउंट आ जाएगा, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अगेन ट्रांसफर किया और आपके पास अमाउंट रिसीव हुआ. तो देखो टोटल 10 रुपीज पर शेयर आपको आना चाहिए. धीरे धीरे हमने किस्तों में इस अमाउंट को पूरा का पूरा अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. कैपिटल क्रेडिट ही होती है, एंड यू कैन सी हियर दैट इज बीइंग क्रेडिटेड इन इंस्टॉलमेंट्स. आई होप दिस केस इज क्लियर. इस केस में बेटा मैंने अज्यूम किया था कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए, पब्लिक ने उतने सब्सक्राइब किए, और इतनी अच्छी पब्लिक थी, सबने सारे पैसे दे दिए. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. देयर आर केसेस वेयर सर्टेन शेयर होल्डर्स मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट, एंड देयर आर सर्टेन गुड पीपल एज वेल हु मेक पेमेंट इन एडवांस, राइट. सो उन केसेस में एंट्री क्या होगी, देखो एप्लीकेशन का पैसा तो सभी देंगे क्योंकि शेयर्स खरीदने हैं. So this entry is the easiest entry. At par के केस में भी यही रहेगी, प्रीमियम के केस में भी यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर है. देन दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. नेक्स्ट एंट्री, बहुत खुश थी कंपनी
अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी सभी पैसे आ जाएंगे, बट व्हाट हैपेंड, one of the shareholder or maybe some number of shareholders made default in payment. मान लो कंपनी ने टोटल 1000 शेयर्स अलॉट किए थे और उस पर अलॉटमेंट का जो भी अमाउंट आना था, लेट से अभी हमने इस केस में 3 लिया था, लास्ट केस में 3 रुपीज, तो कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग कि हमें अलॉटमेंट के 3000 रुपए आएंगे, बट देयर वर फ्यू शेयर होल्डर, लेट से 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दिए. सो व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट दैट वी आर रिसीविंग? वी आर रिसीविंग 2700. अब यहाँ बेटा आपकी ऑप्शन है, आप चाहो तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करो और ये 300 रुपीज रिफ्लेक्ट करो, और यू कैन सिंपली राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2700. बट हियर आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू दैट ऑलवेज ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, क्योंकि जब 4 फीचर की एंट्री आएगी तो आपके लिए अमाउंट बहुत इजी हो जाएगा ऐड करके लिखना कि कितना अमाउंट था जो नहीं आया जिन वजह से शेयर्स फोरफीट हुए. So I will personally suggest that always open calls in arrear account. Now what if these shares are issued at premium? अभी मैंने बोला प्रीमियम की केस में this entry will remain same, bank account debit to share application to share capital, change आएगा allotment की एंट्री में. और चेंज क्या आएगा बेटा, हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करेंगे. 3 रुपीज का हमारा फेस वैल्यू था, 2 रुपीज का प्रीमियम है, कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग 5 रुपीज आ जाए. अब हुआ क्या, कॉल्स इन एरियर, कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग 1000 शेयर्स पे हाउ मच, 5 रुपीज, 5000 रुपए कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी आएंगे, 5000 रुपीज. आउट ऑफ दिस शेयर होल्डर्स होल्डिंग 100 शेयर्स made default in payment. अब इन 100 शेयर होल्डर्स ने 5 रुपीज नहीं पे किए, ना प्रीमियम पे किया ना अलॉटमेंट, तो रिमेनिंग बैलेंस जो है हमारा आएगा 4500 का बैंक अकाउंट में. अगेन योर विश इफ यू वांट टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बट यस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है दैट यू हैव टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, फिर तो ओपन करना ही है. But my personal suggestion that always open calls in arrear account. It will make entry of 4 feature very easy. अगर आपने calls in arrear account open किया हुआ है, it will make your question less time consuming. Now कुछ शेयर होल्डर अभी मैंने बोला एडवांस भी देंगे. अगेन अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कंपनी को लगा कोई बात नहीं, हो सकता अभी करंट सिचुएशन शेयर होल्डर की अच्छी नहीं है, नहीं दिया, बट अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि फर्स्ट कॉल के साथ पैसे आ जाएंगे जो अलॉटमेंट पे नहीं है. बट अगेन देयर इज कॉल्स इन अरियर, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 100 शेयर होल्डर्स ने, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया. बट कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल का जब अमाउंट ड्यू हुआ उसके साथ सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट भी पे कर दिया. सी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मींस व्हेन वी हैव रिसीव्ड मनी इन एडवांस, दिस मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इसलिए इसको शेयर कैपिटल में नहीं लिखा. हमने इसका एक अलग से अकाउंट ओपन किया और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कॉल्स इन एडवांस इज अ करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी. अभी अकाउंट ओपन किया क्योंकि शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे दे दिए. नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल अकाउंट में. जब पैसे मिलने की बारी आई तो वो 100 शेयर होल्डर जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उन्होंने सेकंड और फाइनल भी नहीं दी, तो वो 100 शेयर होल्डर तो यहाँ कॉल्स इन अरियर में आ जाएंगे. बट ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने ओपन किया है क्रेडिट करके, अब हम इसे क्लोज कर देंगे डेबिट करके, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट विद फर्स्ट कॉल. तो यानी जब हमें सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट आएगा, जितना भी अमाउंट हमारा ड्यू था उसमें से हम एरिया जो अमाउंट नहीं आया उसको भी माइनस करेंगे, और जो एडवांस फर्स्ट कॉल के साथ आ चुका है उसे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी यही बढ़ गया था इस एडवांस की वजह से, तो यहाँ पर उतना ही बैलेंस क्या आएगा, कम आएगा. आई होप दीज केसेस आर क्लियर. इसके साथ यू हैव टेकन वन स्टेप अहेड इन द चैप्टर शेयर्स. सेकेंड टॉपिक जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इसका क्वेश्चन 101% एक्सपेक्टेड होता है पेपर में आना. अब तो 1 मार्कर वाला पेपर है तो ये क्वेश्चन आ सकता है.
जहां आपसे ये पूछ लेंगे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स क्या है या व्हाट इज द करेक्ट एंट्री। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 या 4 मार्कर भी इसका आता था एग्जाम में, और अब 1 मार्कर में तो एक्सपेक्टेड ही है। 12 नंबर का चैप्टर है, शेयर्स पे क्वेश्चन आएगा। आप शेयर इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है? हो सकता है कंपनी नई है, अभी नई नई सेटअप हुई है, कंपनी को अपने अपने ऑफिस के लिए कुछ सामान खरीदना है, कुछ एसेट्स खरीदनी है, सिर्फ फर्नीचर ही खरीदना है, बट फर्नीचर खरीदने के लिए कैश नहीं है। अदरवाइज जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ कंपनी जब एसेट्स बाय कर रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट कर रही है, वेंडर का अकाउंट, जो भी ये एसेट बेच रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट कर रही है, उसे पैसे नहीं दे पाई। आप यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ लाइबिलिटीज क्यों लिखी है? ये एंट्री मैंने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री कर दी है। मान लो आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद लेते हो, चला चलाया काम किसी का खरीद लिया, आपने उसकी एसेट्स भी खरीदी, डेबिट की, और उसकी लाइबिलिटीज पे की, क्रेडिट की। उसके बाद वेंडर के साथ जो भी अमाउंट आपका डिसाइड हुआ कि आपने उसको बिजनेस कितने का बाय किया, दैट विल बी परचेज कंसिडरेशन। कितने का आपने बिजनेस जो है उसका खरीदा है। So this is vendors account में जो अमाउंट आएगा that is amount of purchase consideration, कि आपकी डील कितने की हुई है, राइट। सो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ गया। ऑब्वियसली जब शेयर इशू करेगी कंपनी, चाहे वेंडर को इशू कर रही है, अगेन केसेस क्या है इसके? या तो पार पर इशू कर रही है। पार के केस में क्या होगा? हमने वेंडर अकाउंट ओपन किया, वेंडर को क्रेडिट किया, जब हम इसको बदले में शेयर दे देंगे तो वेंडर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ही इज नो मोर आवर वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट, और हमने इसको क्या बना दिया? अपना शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे इस केस में? जो भी उसको अमाउंट में हमने डील किया परचेज कंसिडरेशन, उसको अपने शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। इक्विटी के केस में जैसे कि हम 10 ही मानते हैं, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। बट व्हाट इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम? भाई ज्यादा कुछ नहीं मुश्किल हुआ, वेंडर टू शेयर कैपिटल तो मुझे समझ आ ही गया कि जितने से वेंडर को क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट कर देंगे। बट यस, अब शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे? इट विल बी परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम पे शेयर इशू करने से कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को कम शेयर देने पड़ेंगे शेयर वेंडर को। तभी तो देखो फेस वैल्यू डिनोमिनेटर हमारा बढ़ रहा है। पहले 10 से डिवाइड कर रहे थे, अब हम 10 प्लस 2 12 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर जो इशू हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप दीज एंट्रीज आर क्लियर। अब इसी में अगर मैं आगे बढ़ती हूँ बेटा, तो जब डील कर रहे हैं, क्या ऐसा कोइंसिडेंस हमेशा होगा कि जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस है उतना ही हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा? इज इट पॉसिबल कि जितना हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस आ रहा है उतना ही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में जब आप शेयर होल्डर्स या वेंडर्स जब इन्वेस्ट कर रहे हैं बाय गिविंग देयर एसेट्स, व्हाट इज हैपनिंग? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है और नेट एसेट्स का बैलेंस कम है। यानी अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करती हूँ और यहाँ वेंडर का अमाउंट देखते हो, दिस बैलेंस इज मोर। अब उस केस में एक कंपनी ज्यादा पैसे वेंडर को देने के लिए रेडी क्यों हो रही है? अब हम ये सोच रहे हैं जिसका भी बिजनेस हम खरीद रहे हैं, हम उसकी गुडविल भी खरीद रहे हैं। देखो आप किसी के बिजनेस के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे देने को भी तैयार कब होंगे? जब आपको लगेगा यार इस बिजनेस की बड़ी वैल्यू है, इसकी गुडविल ही बहुत है, अगर मैं चले चलाए काम को खरीद लूंगा तो मुझे बने बनाए कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। यानी आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए रेडी इसलिए क्योंकि कंपनी की ऑलरेडी क्या है? गुडविल है। ये जो भी बिजनेस है उसकी गुडविल है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है और अपना बिजनेस बेचना चाहता है। अब लॉस मेकिंग है तो आपने भी उसका फायदा उठाया, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है और आप उसको कम अमाउंट दे रहे हैं, कह रहे बेचना है तो बेच, नहीं तो देख ले भाई। अब आप उस वेंडर को कम अमाउंट दे रहे हैं, लेस अमाउंट दे रहे हैं। इस केस में जब आप बिजनेस बाय कर रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट।
दैट कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये जो दो एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं वो किसकी जगह बताई हैं? These two entries I have told you in place of this particular entry. यानी या तो फर्स्ट एंट्री ये होगी या इन दोनों में से कोई एक होगा। सेकेंड एंट्री अगर पार पे इशू होगा तो इट इज वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होंगे तो इट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं, फॉर्मूला लिख दिया है, बहुत ही इजी टॉपिक है। और अगर शेयर्स करना है तो देखो यहाँ पर आपके पास गिनी चुनी 1 2 3 4 5 एंट्रीज ही हैं। किसी बच्चे को अगर लगता है कि भाई शेयर्स में पहले वाला टॉपिक छोड़कर ये करने के लिए तो आएगा ही आएगा 1 मार्कर के हिसाब से, हो सकता है आपसे गुडविल का अमाउंट पूछ ले, हो सकता है आपसे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछ ले, हो सकता है नंबर ऑफ शेयर पूछ ले, या ये पूछ ले कि वेंडर के साथ कितने में डील हुआ, परचेज कंसिडरेशन क्या है, या कितना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा, या कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। कोई भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, आपके पास पूरा प्रॉपर क्वेश्चन होगा तो आप प्रॉपरली सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को, और जो 1 मार्कर में आपसे जिसका भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा दैट यू कैन आंसर। तो इट्स अ सजेशन दैट आप चैप्टर अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आप सीधा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक उठाइए और सीधा इन एंट्रीज को देखो और यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अगर अभी लगता है कि इतना वार्म अप नहीं हुआ है तो पहले 1-2 इलस्ट्रेशंस करो, देन बैक क्वेश्चन सारे करिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फोर फीचर का मतलब क्या है? जब कंपनी शेयर्स को जब्त कर लेती है, जैसे एक फाइनेंसर जो कार फाइनेंस करता है ये सोचकर कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे और किसी भी इंस्टॉलमेंट पर अगर आकर बायर नहीं पे कर पाता तो फाइनेंसर उस गाड़ी को, उस एसेट को फोरफीट कर लेते हैं। वैसे ही कंपनी ने अपने शेयर्स आपको इंस्टॉलमेंट पर इशू किए हैं, डिफरेंट स्टेजेस में आपसे पैसे ले रही है और शेयर होल्डर अब डिफॉल्ट कर गया, पेमेंट नहीं कर पा रहा, उस केस में कंपनी को तो पैसों की जरूरत है, वो क्या करेगी? इन शेयर्स को फोरफीट करेगी। और जब फोरफीट करेगी क्या एंट्री पास करेगी? ऑब्वियसली कैपिटल इज फॉलिंग, व्हेन कैपिटल इज फॉलिंग कैपिटल विल बी डेबिटेड, अमाउंट जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है दैट विल गो इन शेयर फोरफीचर। भाई ये वही पैसा है जो कंपनी जब्त कर रही है तो जब्त अकाउंट में ही जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट। और ऑब्वियसली मैंने आपको अभी ओपन करवाया था कॉल्स इन अरियर अकाउंट, मैंने आपको बोला था अरियर अकाउंट ओपन करो, फोरफीचर के टाइम आप वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पर बेटा मैंने ब्रैकेट में लिखा है कॉल्ड अप, यानी अगर एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर से मांगे ही 7 रुपए हैं तो ये शेयर कैपिटल डेबिट 7 रुपीज से ही होगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से ही डेबिट कर देते हैं। आप फेस वैल्यू से बेटा डेबिट नहीं करेंगे, यू विल डेबिट इट विद व्हाट? यू विल डेबिट इट विद द कॉल्ड अप अमाउंट, जो आपने कॉल किया है। आप कॉल में से जो रिसीव कर लिया, मान लो 3 रुपीज रिसीव कर लिए तो 3 रुपीज आ जाएंगे फोरफीचर में, 4 रुपीज रिसीव नहीं किए वो किस में आ जाएंगे? कॉल्स इन अरियर में। अब यहाँ पर सारे के सारे शेयर्स मत लेना, वही 100 शेयर जिनकी कहानी हमें अभी हम पीछे कर रहे थे, ये वही 100 शेयर्स हैं जिनके ऊपर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो 100 से ही इस क्वेश्चन को करेंगे, जितने शेयर्स में डिफॉल्ट हुए उतने ही शेयर्स फोरफीट होंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब जब शेयर फोरफीट हो गए तो कंपनी इन शेयर्स को किसी और को री इशू कर देगी। ओके, बिफोर गोइंग टू द एंट्री ऑफ री इशू एक और केस यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। You can see on the right hand side one entry came share capital account debit to security premium reserve account, debit to share forfeiture to calls in arrear। देखो बेटा अगर तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है ना तो चुपचाप कंपनी उसको अपनी पॉकेट में रख लेगी, बिल्कुल शोर नहीं करेगी। बट अगर एक कंपनी को पैसे नहीं मिले सिक्योरिटी प्रीमियम के, अब कंपनी रो रही है, द कंपनी इज क्राइंग, और क्या कर रही है क्राई करते करते? इट इज शोइंग दैट अमाउंट एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट
एंड दिस टाइम इट इज डेबिटिंग इट कि भाई मुझे ये पैसे नहीं मिले, ये तो मेरा फायदा था, मैं इतनी नामी कंपनी थी, मैं फेस वैल्यू से ज्यादा मैं शेयर्स को इशू कर पाई, पर ये अमाउंट नहीं मिला। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म, एक्सेप्ट ऑल लॉसेस। हमने लॉसेस को यहाँ डिस्क्लोज किया, इग्नोर ऑल प्रॉफिट, यानी अगर प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गया है, नाउ द कंपनी इज सो हैप्पी and it is not disclosing that security premium reserve in its entry। बट अगर नहीं मिला तो रो चिल्लाओ और उस अमाउंट को अपनी बुक्स में रिफ्लेक्ट करो। नाउ आफ्टर forfeiture these shares are being reissued। अब रीइश्यू किए तो एंट्री क्या होगी, ऑब्वियसली बैंक बैलेंस इज राइजिंग, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल इज आल्सो राइजिंग, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये शेयर जब रीइश्यू हो रहे हैं तो प्रीमियम पर भी इश्यू हो सकते हैं, ये शेयर जब रीइश्यू हो रहा है तो डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि डिस्काउंट, आपने तो कहा था डिस्काउंट पे शेयर इशू होते ही नहीं, डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं ओनली इन केस ऑफ रीइश्यू, यानी forfeited शेयर। अब ये सेकंड हैंड शेयर हो गए, तो सेकंड हैंड शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एंड दैट डिस्काउंट विल बी रिटर्न इन शेयर forfeiture अकाउंट। यहाँ बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ मैंने लिखा भी है, हाईलाइट किया हुआ है, मैक्सिमम डिस्काउंट जो एक शेयर पर हम दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं रीइश्यू के टाइम पर, ये अमाउंट वही है जो हमें forfeiture के टाइम ऑलरेडी मिल चुका है। यानी अगर एक शेयर 7 रुपीज का हमने कंसिडर किया था जिसपे 3 रुपीज मिल चुके हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू के टाइम एक कंपनी कितना दे सकती है शेयर पर, 3 रुपीज का ही, इससे बियॉन्ड नहीं डिस्काउंट दे सकती। हाँ 3 से कम 2 दे सकती है, 2 से कम 1 दे सकती है, नहीं भी दे सकती, नहीं देगी तो ये वाला केस हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है डिस्काउंट का तो पता नहीं, प्रीमियम पे शेयर इशू कर दी, तो रीइश्यू अगर प्रीमियम पर हो गया तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बट यस, अगर एक कंपनी 3 रुपीज से कम में शेयर्स को इशू कर देती है, रीइश्यू कर देती है, सॉरी, जब एक कंपनी 3 रुपीज का जो हमारा अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका है उससे कम डिस्काउंट देती है, तो यानी कंपनी को forfeiture और रीइश्यू में बेनिफिट हो रहा है, दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 3 रुपए ऑलरेडी कंपनी खा चुकी है, सोचो दोबारा इसको 8 रुपए का इशू कर दिया, 7 वाला शेयर 8 में या 9 में या 10 का 10 में इशू कर दिया, यानी इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट। 3 रुपीज का यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है, इस केस में कोई लॉस नहीं है क्योंकि डिस्काउंट दे ही नहीं रहे, तो पूरा का पूरा अमाउंट 3 रुपीज कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। बट अगर कंपनी 8 रुपीज में शेयर इशू कर रही है, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है रीइशू के टाइम, 3 का फायदा पहले से है, 2 का नुकसान हो गया, 3 का फायदा 2 का नुकसान, अभी भी कंपनी को 1 रुपए का फायदा हो रहा है। सिमिलरली अगर कंपनी 9 रुपीज में शेयर इशू कर देती है, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, अगेन कंपनी को नुकसान 1 का है, फायदा 3 का है, यानी अभी भी कंपनी को 2 का फायदा ही हो रहा है forfeiture से रीइश्यू में। अब यहाँ मैंने अज्यूम किया कि जितने शेयर हमने forfeit किए थे उतने के उतने ही रीइश्यू हो गए, बट बेटा अभी हम आगे अपनी वीडियोस में देखेंगे कि forfeit शेयर जो हैं और रीइश्यू जो हैं, forfeited में से कुछ ही शेयर हमने रीइश्यू किए, उस केस में कैपिटल रिजर्व में प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा उन्हीं शेयर्स का जो रीइश्यू किए। एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मे बी इट कैन कम इन पेपर, क्या रिवर्स एंट्री भी हो सकती है कैपिटल रिजर्व टू शेयर forfeiture? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट हमने forfeiture में क्रेडिट किया था शेयर forfeiture अकाउंट में, उतना ही मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे रहे हैं रीइश्यू के टाइम, तो भाई ज्यादा से ज्यादा ये 0 हो जाएगा, पर लॉस नहीं होगा कि एंट्री को रिवर्स करना। आई होप all these entries are clear, they will become more clear जब हम अपनी आने वाली वीडियोस में इसके कुछ selective questions खुद के ड्राफ्ट करेंगे, depending upon your level of understanding। I will start with basic easy question and then we will keep on moving, we'll keep on increasing the steps। Thank you for watching this video, stay connected and do subscribe my channel।